हेलो एवरीबॉडी, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको आप ही का चैनल द सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ में, जहां पे मैं आज डिस्कस करूंगा एक ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हम लोगों पे लागू होगा और एज ए पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई इसको पहले से लॉन्च कर चुका है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सीबीडीसी, और जिसको कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं सीबीडीसी के बारे में। ये वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सीबीडीसी क्या है, कैसे काम करता है और कैसे ये हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स को चेंज करने वाला है यूपीआई की तरह। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए जानते हैं कि हमारे देश का पेमेंट सिस्टम कैसे बदला। 1990 में आया ईसीएस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। उसके बाद 2004 में आया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और आरटीजीएस। उसके बाद 2005 में आया एनईएफटी। उसके बाद 2010 में आया आईएमपीएस, 2011 में आया सीटीएस, 2012 में आया नैच और 2016 में आया यूपीआई सिस्टम। और इससे भी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, जहां पे हम लोग टोल कलेक्शन कर रहे हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से। अभी जो देश में इतना सारा पेमेंट मोड अवेलेबल है, वहां पे हम लोगों को एक्स्ट्रा सीबीडीसी क्यों चाहिए? चलिए इसी बात को विस्तार से जानते हैं। पूरे दुनिया में 60 कंट्रीज अपना इंटरेस्ट सीबीडीसी के ऊपर जाहिर कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि अपने सिस्टम में सीबीडीसी को अप्लाई किया जाए। और 105 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ऑलरेडी ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और वो लोग चाहते हैं जल्द से जल्द सीबीडीसी उनके देश में अप्लाई हो। और 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपना सीबीडीसी लॉन्च कर चुके हैं। फर्स्ट सीबीडीसी हम लोग को देखने को मिला था 2020 में बहेमियन सैंड डॉलर के रूप में, और सबसे लेटेस्ट एक्टिव सीबीडीसी है जमैकास जेमडीईएक्स, और चाइना का सीबीडीसी का नाम है CCNY। अभी चलिए जानते हैं ये सीबीडीसी है क्या। सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी, जो एक नया तरीके का डिजिटल करेंसी है और जो ब्लॉकचेन द्वारा कंट्रोल होता है। मतलब इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करता है उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है और कैसे हम लोग इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं, इसको लेके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है अपने चैनल में। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। अभी टॉपिक में वापस आते हैं। सीबीडीसी को जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज मनी, पैसा क्या है। किसी भी चीज को आप पैसा तभी कह सकते हैं जब उसके अंदर 4 चीजें मौजूद हो। नंबर 1 इज इशूअर। इशूअर मतलब द सेंट्रल बैंक जो इसको इशू करता है। नंबर 2 है कौन सा फॉर्म में इसको इशू किया जा रहा है, फिजिकल और डिजिटल। नंबर 3 इज इट्स एक्सेसिबिलिटी। इसका मतलब है क्या उस पैसे को छोटे एरिया में जस्ट यूज करने के लिए बनाया गया है और पूरे देश में और पूरे रीजन में यूज करने के लिए बनाया गया है। जितना बड़ा उसका रेंज होगा उतना बड़ा उसका एक्सेसिबिलिटी माना जाएगा। नंबर 4 है टेक्नोलॉजी। मतलब अगर ये फिजिकल करेंसी है तो ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, मतलब इसको फोर्जरी नहीं किया जाना चाहिए। और अगर ये डिजिटल करेंसी है तो इसमें डबल स्पेंडिंग कभी नहीं होना चाहिए। ये 4 मेन कंपोनेंट्स होता है किसी भी चीज को एज ए पैसा, एज ए मनी कंसीडर करने के लिए, और सीबीडीसी में ये सारे गुण हैं। तो चलिए अभी देखते हैं सीबीडीसी और ई रूपी का फीचर क्या है। नंबर 1 फीचर है ये सेंट्रल बैंक के द्वारा रिलीज किया जाएगा, मतलब ये आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जाएगा। नंबर 2 है फिजिकल करेंसी की तरह सीबीडीसी भी आरबीआई का लायबिलिटी है और ये सेंट्रल बैंक और आरबीआई का बैलेंस शीट के लायबिलिटी पार्ट में आएगा। नंबर 3 है पूरे देश में इस सीबीडीसी को एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट यूज किया जाएगा। नंबर 4 कोई भी चाहे तो सीबीडीसी को फिजिकल करेंसी में कन्वर्ट कर पाएगा। नंबर 5 है इसका इश्यूएंस का लागत बहुत ही कम आएगा। अभी के दौरान ये करेंसी को फिजिकली प्रिंट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में आरबीआई का कई हजार करोड़ का खर्चा आता है हर साल। जैसे कि 31 मार्च 2022 को सिर्फ करेंसी प्रिंट आउट में आरबीआई का खर्चा आया था 4,984 करोड़। और वैसे भी आरबीआई चाहता है कि ये फिजिकल करेंसी के प्रिंट आउट में जो खर्चा आता है उसको जीरो करना। और वैसे भी देखा जाए तो हम लोगों का ई पेमेंट का CAGR ग्रोथ है 55%। इसका मतलब है जो डिजिटल पेमेंट्स और यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स हम करते हैं उसमें 55% का एनुअलाइज ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया है। और इससे भी बढ़िया चीज ये है ये 365/7 और 24 आवर्स काम करता है, जो फिजिकल करेंसी कभी नहीं करता। चलिए अभी देखते हैं कि ये सीबीडीसी हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आरबीआई बेसिकली ये चाहता है कि जो फिजिकल करेंसी का झमेला हम लोगों को डेली कैरी करना पड़ रहा है उसको पूरी तरीके से मिटाया जाए और स्वीडन की तरह एक डिजिटल करेंसी वाला कैशलेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। दूसरा चीज इस सीबीडीसी से हमको ये फायदा होगा कि कई कई ऐसे जगह है पूरे इंडिया में जो बहुत ही रिमोट लोकेशन में है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और ऐसे बहुत सारी
जगह है जहां पे कैश को प्रिंट करना और वो प्रिंटेड कैश को वहां तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही सेम प्रॉब्लम बहामा और कैरेबियन कंट्रीज में देखा गया था। और जैसे कि सीबीडीसी में फिजिकल करेंसी का कोई जगह नहीं है, तो ये फिजिकल करेंसी को प्रिंट आउट करना और उन सब जगह में पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा खर्चा है जो आरबीआई का अभी बच जाएगा और सेंट्रल बैंक्स का बच जाएगा। और उस रिमोट लोकेशन में रहने वाले उस व्यक्ति के लिए ये चीज़ बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि वहाँ पे कैश पहुँचाना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी, और उन लोगों को भी कैश का एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ पे पैसा ठीक तरीके से नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से वहाँ का लोकल इकोनॉमी हैम्पर होता है। और सबसे खराब बात यह होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को पैसे का किल्लत आ जाता है और वो लोग अपने ज़िंदगी ठीक तरीके से गुजर बसर नहीं कर पाता है। सीबीडीसी से ये सब प्रॉब्लम दूर होने वाला है। और आरबीआई भी ये चाहता है कि स्वीडन की तरह एक कैशलेस सोसाइटी, एक कैशलेस फाइनेंशियल इकोसिस्टम हमारे देश में तैयार हो, जहां पे सिर्फ आदमी डिजिटल करेंसी से पेमेंट करेगा और फिजिकल कैश का कोई झमेला ही नहीं रहेगा। नंबर 3 प्रॉब्लम जो हम लोग डेली फेस करते हैं वो है करेंसी डैमेज इशू। फिजिकल और प्रिंटेड करेंसी से हम लोगों को बेसिकली ये प्रॉब्लम होता है कि वो हमारे पॉकेट में रहता है, तो कभी वो भीग जाता है, कभी वो फट जाता है, कभी वो पानी में गिर जाता है और कभी आग में जल जाता है। क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है और ये ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होगा, ये ना ही तो पानी में गिरेगा, ना ही ये फटेगा, ना ही ये जलेगा, और हम लोग इसको डेली यूज में ला सकते हैं एवरीडे विदाउट हैविंग एनी फियर। नंबर 4 बेनिफिट जो हम लोग को मिलने वाला है वो है क्विक सेटलमेंट। अभी के दौरान जो मॉनेटरी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाता है, कभी कभी वो रियल टाइम में सेटल कभी कभी नहीं हो पाता है। क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, तो जल्दी जल्दी सेटलमेंट हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा, जिससे सेटलमेंट रिस्क भी कम होगा और जो बिजनेसमैन है उन लोगों को जल्दी पैसा मिलेगा। नंबर 5 बेनिफिट जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है वो है रिडक्शन इन इशुएंस कॉस्ट। क्योंकि हम लोग डिजिटल करेंसी यूज करने वाले हैं और इसको प्रिंट आउट नहीं करेंगे और इसको पहुंचाने का भी हम लोगों का कॉस्ट नहीं आएगा, तो ये आरबीआई का बहुत सारा पैसा सेव करेगा। और अगर गवर्नमेंट का पैसा सेव होता है और आरबीआई का पैसा सेव होता है, तो ये पैसा डेफिनेटली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा होगा, जिससे हर एक इंडियन को, हर एक भारतवासी का लाभ होगा। नंबर 6 बेनिफिट जो हम लोग को मिलने वाला है वो है नो इंटरनेट रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसे सारे जगह है इंडिया में जहां पे इंटरनेट अभी तक नहीं पहुंचा है और वहां पे लोग अभी तक इंटरनेट नहीं यूज कर पाते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन अभी है 143 करोड़ और उनमें से सिर्फ 825 मिलियन लोगों को इंटरनेट यूज करना आता है। जो सीबीडीसी आरबीआई लॉन्च करने वाला है ये विदाउट इंटरनेट भी काम करेगा और जहां जहां पे इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी नहीं है वहां पे भी लोग इसको यूज कर पाएंगे विदाउट हैविंग एनी इंटरनेट एक्सेस। अभी ये चार्ट से आप लोगों को यह पता चल रहा है कि 54% जो ट्रांजैक्शन होता है इंडिया में वो कैश से होता है और 40.9% होता है डिजिटली। अभी रेगुलर एक्सपेंसेस जो है वो 49.7% होता है कैश से और 44.2% होता है डिजिटली। इससे हम लोग को साफ ये देखने को मिल रहा है कि जितना भी ट्रांजैक्शन होता है इंडिया में, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर डन बाय कैश। अभी चलिए देखते हैं कि सीबीडीसी काम कैसे करेगा और कौन कौन से मॉडल में करेगा। नंबर 1 मॉडल जो देखने को मिलेगा वो है सिंगल टायर मॉडल, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मॉडल। नंबर 2 है 2 टायर मॉडल, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉडल। एंड नंबर 3 मॉडल जिसमें ये सीबीडीसी काम करेगा वो है हाइब्रिड मॉडल। सिंगल टायर मॉडल और डायरेक्ट मॉडल में डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति आरबीआई में अकाउंट खोल सकता है, आरबीआई से सीबीडीसी ट्रांजैक्शन के लिए ले सकता है और इसका जो टोटल ट्रांजैक्शन का लेजर है ये लेजर मेंटेन करेगा डायरेक्टली आरबीआई और इसके लिए कोई भी अलग से बैंक अकाउंट का जरूरत नहीं है। आरबीआई डायरेक्ट सीबीडीसी प्रोवाइड करेगा और कोई भी व्यक्ति जो आरबीआई का सीबीडीसी में ट्रांजैक्शन करेगा इसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन लेजर आरबीआई खुद मेंटेन करेगा। सो इसके लिए अलग से कोई बैंक अकाउंट का जरूरत नहीं है। नंबर 2 है टायर 2 मॉडल, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉडल। इसमें आरबीआई सिर्फ होलसेल सीबीडीसी का लेजर मेंटेन करेगा और जो बैंक्स है वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ जुड़ा रहेगा और कस्टमर्स का सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन जैसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट का लेजर बैलेंस अभी बैंक मेंटेन करता है वैसे मेंटेन करेगा और आरबीआई सिर्फ होलसेल जो सीबीडीसी का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और लेजर है वो मेंटेन करेगा। इस सिस्टम के लिए कोई भी कस्टमर का बैंक में डिजिटल वॉलेट होना बहुत जरूरी है। और नंबर 3 है हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। इस प्रोसेस में आरबीआई कोई भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज को लेने वाला है जो सीबीडीसी का सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगा,
पर जितना भी कस्टमर का ट्रांजैक्शन होगा सीबीडीसी में वो पूरा लेजर आरबीआई मेंटेन करेगा खुद अपने आप से, और इसमें इंटरमीडिएटरीज का कोई भी रोल नहीं रहेगा। अगर कोई भी नॉर्मल इंडियन रेसिडेंट पैसे की तरह सीबीडीसी को ट्रांसफर करना चाहेगा तो उसको यह प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो सीबीडीसी एज ए टोकन यूज किया जाएगा और एक अकाउंट होगा जहां पे ये पैसा ट्रांसफर होगा और जहां से ये पैसा ट्रांसफर होगा। सो दो अकाउंट होना, एक सेंडर का और एक रिसीवर का होना बहुत जरूरी है। और ये जो पैसा ट्रांसफर होगा थ्रू सीबीडीसी वो टोकनाइज्ड फॉर्म में होगा और यही टोकन को ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके लिए दो कीवर्ड होना बहुत जरूरी है, एक है पब्लिक कीवर्ड और दूसरा है प्राइवेट कीवर्ड्स। अगर ए पैसा ट्रांसफर करना चाहता है बी के अकाउंट में तो उसको पहले अपना प्राइवेट की यूज करके ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा, उसके बाद अथॉरिटी सेकेंड की जिसको बोलते हैं पब्लिक की उसको यूज करके पूरा ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेगा, जिसके वजह से पैसा ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में जाएगा। और ये डेबिट और क्रेडिट का जो लेजर है ये आरबीआई मेंटेन करेगा अपने पोर्टल में। वैसे हम लोगों को यह पता है कि आरबीआई ने बतौर एक पायलट प्रोजेक्ट सीबीडीसी को देश में लॉन्च किया है, पर इसको पॉपुलर होने के लिए बहुत सारा चीज़ अपने अंदर समेटना पड़ेगा, तब जाकर ये एक्सेसिबल होगा, तब जाकर ये एक्सेप्टेबल होगा और पूरे देश में इसका ज़रूरत हमको समझ में आएगा। वही कुछ फीचर्स जो अभी सीबीडीसी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इन फ्यूचर्स में सीबीडीसी को एडप्ट करना पड़ेगा ताकि हर कोई सीबीडीसी को एक्सेप्ट करे और इसको एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फिजिकल करेंसी माना जाए। नंबर 1 इज स्केलेबिलिटी। इसका मतलब है सीबीडीसी कितना फास्ट ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर पाता है, ये एक बड़ा चैलेंज होगा सीबीडीसी के लिए। वैसे तो आरबीआई ये क्लेम कर रहा है कि इस सीबीडीसी के थ्रू बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन किया जा सकता है एवरी डे, और ये कैसे काम करेगा इन फ्यूचर ये तो समय ही बताएगा। नंबर 2 इज ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी। क्या ये सीबीडीसी को हम लोग ऐसे जगह में यूज कर पाएंगे जहां पे इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी का जो सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं उसमें इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इंटरनेट कहीं पे नहीं है तो वहाँ पे कोई भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किया नहीं जा सकता। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा सीबीडीसी के लिए, क्या ये विदाउट इंटरनेट भी काम कर पाएगा कि नहीं। और इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी वीज़ा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और इसको बोला जा रहा है ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम और OPS। पर इसमें हमेशा डबल स्पेंडिंग का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट से बिल्कुल डिस्कनेक्ट रहेगा। तो ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा जिसके वजह से डबल स्पेंडिंग ना हो और मेन लेजर में इसके एक्यूरेट बैलेंस एडजस्ट हो पाए और एक्यूरेट बैलेंस इसका शो कर पाए। अदरवाइज कोई भी इंसान 2 बार एक ही पेमेंट कर सकता है और जिसकी वजह से ये एक फाइनेंशियल फ्रॉड माना जाएगा इन फ्यूचर। नंबर 3 है प्रोग्रामेबिलिटी। मतलब ये सीबीडीसी को अगर पॉपुलर होना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करना पड़ेगा। मतलब ये प्री डिटरमाइन कुछ कोड्स होगा जो सिस्टम रीड करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये पूरा सर्विस प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चरल सब्सिडी दिया जाता है तो ये सब्सिडी उन लोगों को ही मिलना चाहिए जो इसके लिए हकदार है, अदरवाइज ये सिस्टम काम नहीं करेगा। और सीबीडीसी को ऐसे काम करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने सिस्टम में और ये टोकनाइज फॉर्म में होना चाहिए। मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन एलिजिबल है और कैसे इसको बेनिफिट मिल सकता है, और टोकनाइज सिस्टम ये इंश्योर करेगा कैसे गवर्नमेंट से सब्सिडी उन लोगों तक पहुंच पाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा इन फ्यूचर। देखते हैं कि सीबीडीसी इसको कैसे हैंडल कर पाते हैं, कैसे सेंट्रल बैंक्स और आरबीआई इसको हैंडल कर पाते हैं। नंबर 4 फीचर जो होना चाहिए वो है इंटरऑपरेबिलिटी। जैसे कि अभी के दौरान बहुत सारा पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है इंडिया में, जैसे जीपे हो गया, फोन पे हो गया, तो ये सब सिस्टम में एक इंटरऑपरेबिलिटी होना चाहिए। मतलब एक सिस्टम का पेमेंट और एक सिस्टम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक सिस्टम से और एक सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी इजीली देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। सीबीडीसी में यह सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अगर ये इंटरऑपरेबिलिटी सिस्टम सीबीडीसी में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया तो पूरा सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा और इसका यूसेज इतना नहीं होगा। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेलियर हो जाएगा। नंबर 5 हो गया क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एनेबलर्स। मतलब एक देश से और एक देश में पैसा भेजना और पैसा रिसीव करने का फैसिलिटी ये सीबीडीसी में होना चाहिए, तभी जाके ये सीबीडीसी पूरा सक्सेस स्टोरी होगा। अगर बाहर के देशों के साथ इनऑपरेबिलिटी सिस्टम इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता है और क्रॉस कंट्री पेमेंट के लिए सीबीडीसी को यूज नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो ये सीबीडीसी का प्रोजेक्ट पूरा फेलियर हो जाएगा। सो कोई भी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन से इसका इनऑपरेबिलिटी सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज क्रॉस करेंसी पेमेंट इससे नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेलियर हो सकता है। और इस वजह से बहुत सारे देशों ने MCBDC मतलब मल्टीपल CBDC का ऑप्शन चुना है। इसमें चाइना, हांगकांग,
यूएई एंड थाईलैंड शामिल है और इनका इस प्रोजेक्ट का नाम है BIS इनोवेशन हब प्रोजेक्ट। सिमिलरली बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ मलेशिया, बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका एंड बैंक ऑफ सिंगापुर एक अलग सा प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है साइड बाय साइड और उस प्रोजेक्ट का नाम है दुनबार प्रोजेक्ट। ये सभी प्रोजेक्ट का एक ही मकसद है, कैसे MCBDC डेवलप करके क्रॉस बॉर्डर करेंसी पेमेंट CBDC के थ्रू किया जाए। नंबर 6 फीचर्स जो इसमें होना चाहिए वो है स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक प्रेजेंस। अगर प्रॉपर तरीके से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम इसमें यूज नहीं किया जाता है तो ये सिस्टम कभी भी हैक हो सकता है और ये पूरा सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा CBDC क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या क्या फीचर्स होना चाहिए ताकि ये जनरल पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेबल हो पाए और फ्यूचर में एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन पाए। अभी हम देखेंगे कि ये CBDC के लिए क्या क्या इंपैक्ट हम लोगों पे और सेंट्रल बैंक पे आने वाला है। नंबर 1 इंपैक्ट होगा ये रेम्यूनरेटेड होगा और नॉन रेम्यूनरेटेड होगा। रेम्यूनरेशन का मतलब ये है कि अगर हम सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो हम लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम लोग CBDC अपने वॉलेट में रखेंगे तो हमको क्या RBI इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा। अगर इंटरेस्ट RBI से हम लोगों को मिलता है तो ये संभव है कि बहुत सारे आदमी अपना पैसा निकाल के CBDC में कन्वर्ट कर दे और RBI के अकाउंट में रख दे। अगर ये पैसा डायरेक्टली RBI के अकाउंट में जमा होने लगता है तो इससे कैश क्रंच का सिचुएशन आ जाएगा, बैंक में लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा बैंक के अंदर और इस सिचुएशन में बैंक फिर से जाएगा RBI के पास पैसा मांगने, जिसके वजह से RBI को फिर से इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके वजह से RBI का बैलेंस शीट बढ़ने लगेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है जो इन फ्यूचर में CBDC के लिए हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये रेम्यूनरेटेड होगा या नॉन रेम्यूनरेटेड होगा, मतलब हम लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा CBDC के ऊपर या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अगर नहीं मिलता है तो हु नोज व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। वैसे तो देखा जाए ये CBDC 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जा चुका है, एक है होलसेल बेस में और एक है रिटेल बेस में। पर अभी तक ये प्रोजेक्ट एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा चुका है, पर अभी तक ये डिसीजन नहीं हो पाया है कि ये होलसेल बेस्ड ही रहेगा या रिटेल बेस्ड भी रहेगा। तीसरा चीज जो अभी भी क्लियर नहीं है वो देखना होगा कि ये CBDC के वजह से एनोनिमसनेस इकोनॉमी में रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब जो कोई भी CBDC अपने वॉलेट में रखेगा उसका कुछ आइडेंटिटी गवर्नमेंट के पास रहेगा कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो टाइम आने पे ही हम लोगों को पता चलेगा। तो ये था RBI के CBDC के ऊपर मेरा पूरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड, कॉलीग्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हो सके तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय।